अब भी वो जो दो बैसाखी हैं जिन्हें लगाकर आप मुख्यमंत्री बन गए थे, एक तरफ एनसीपी और एक तरफ कांग्रेस, वो आपको भी लंगड़ा लूला अपाहिज बना देंगी, याद रखिए। और जो उसकी क्षमता थी, जो उसकी ताकत थी, जो उसकी स्ट्रेंथ थी हिंदुत्व पर बात करना, वो हिंदुत्व को नकार दे। चुनकर आए अपने विधायक, आपने उनको दूर कर दिया दूसरों की वजह से, तो आपका परिवार तो टूटना तय ही हो गया था। महाराष्ट्र सरकार का संकट जिस मोड़ पर पहुंच गया है, उसे देख के ये लगता है कि उद्धव ठाकरे ना तो अपनी सरकार बचा पाएंगे और ना ही अपनी पार्टी बचा पाएंगे। ऐसे आसार इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि बागी विधायकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, शिव सैनिकों के विधायकों की संख्या लगातार घटती जा रही है। आज हम महाराष्ट्र की में जो सियासी घमासान मचा हुआ है उसी पे बात करेंगे शबनम खान जी से। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम, कैसे देखती हैं पूरे सियासी घमासान जो इस वक्त महाराष्ट्र के अंदर है? गीता में एक श्लोक लिखा है, जैसे कर्म करोगे वैसे फल देगा भगवान। तो जैसे कर्म किए उसका फल भुगत रहे हैं। इसमें आपको हमें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या ज़रूरत है? आप और हम देख ही रहे हैं कि देखिए, अगर आपकी पार्टी की कुछ नीतियां होती हैं, कुछ एजेंडा होता है, तो जो आपकी पार्टी की नीतियां हैं, एजेंडा है, आप उससे ही विपरीत दिशा में दौड़ेंगे तो फिर आपके सामने यही हाल होना है। तो उद्धव ठाकरे जी ने काफ़ी समय से जो बाला साहब ठाकरे जी की नीतियां थी, जिस पे उन्होंने शिवसेना को गढ़ा था, रचा था, अपने खून से रचाया था, बसाया था, वो कहीं ना कहीं उस रास्ते से फिसल गए। और जब आप चिकनी मिट्टी पे फिसलते हैं तो फिर आप सीधे फिसल के नीचे गड्ढे में जाते हैं। तो शायद आज उद्धव ठाकरे भैया का यही हाल हो रहा है। लेकिन संजय राउत का लगातार कहना है कि बीजेपी के विधायकों को बरगलाकर बीजेपी अपने शासित राज्यों में ले गई, चाहे वो बात क्या एक भी बीजेपी का कोई कन्वर्सेशन, कोई बातचीत या कोई व्यक्ति या कोई ऐसा प्रूफ है उनके पास? कोई ऐसा प्रूफ नहीं है ना। तो फिर अपने किए हुए कर्मों को दूसरों के ऊपर डालने से अच्छा है कि आपने जो गलतियां की हैं उस पर मंथन करें। मुझे लगता है कि संजय राउत जी को और उद्धव ठाकरे को और आदित्य ठाकरे को और जो दो चार उनकी सेना के जो बचे हैं, एक दो ही लोग बचे हैं अभी, उनके साथ बैठ के मंथन करना चाहिए कि हमसे गलती कहाँ हुई। देखिए, एक लंबी चिट्ठी भी एकनाथ शिंदे भाई ने भेजी है उनको। तो उसमें मैंने कुछ नहीं कहा है, आपने भी कुछ नहीं कहा है, जनता ने भी कुछ नहीं कहा है। उन्होंने अपनी बात बताई है कि आपने वर्षा के दरवाजे बंद कर रखे थे। सीएम बनते ही आप किसी से मिलते नहीं थे, सिर्फ एनसीपी और कांग्रेस से मिलते थे। उन्हीं लोगों के काम किया करते थे, उन्हीं लोगों को आप बढ़ावा दे रहे थे, उन्हीं लोगों को आप फंड दे रहे थे। जो भी देखिए, चुनकर तो शिवसेना वाले भी विधायक आए ना, उनको भी तो क्षेत्र में काम करना है, उनको भी तो सारी चीज़ें जनता को मुहैया करानी पड़ेंगी। आप इतने भेदभाव वाले हो गए, मतलब ये तो सोच कर भी मुझे हैरानी होती है कि बाला साहब ठाकरे का सुपुत्र उद्धव ठाकरे और पूरा मुस्लिममय हो जाए, और जो उसकी क्षमता थी, जो उसकी ताकत थी, जो उसकी स्ट्रेंथ थी हिंदुत्व पर बात करना, वो हिंदुत्व को नकार दे। जब आप अपनी कास्ट को नकार देते हैं ना, फिर आपके साथ ना तो वो वाली कास्ट खड़ी होती है जिसके लिए आप नहीं, जो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए आप, जो एनसीपी और कांग्रेस में फंस के, देखिए कांग्रेस का भी बेड़ा गर्क ठंडी सड़क आप देख रहे हैं, उसका भी कार्यकर्ताओं से अलगाव है, बड़ा कारण। और एनसीपी का तो क्योंकि वहीं का वजूद है तो उनके बारे में तो खैर कुछ कहना नहीं है। हाँ, शरद पवार बहुत सीनियर है और हर कोई उनकी इज्जत करता है, उनकी इज्जत करिए, कोई दिक्कत नहीं थी। अपना हिंदुत्व का एजेंडा दो मन छोड़िए। अपनी जो चुनकर आए अपने विधायक, आपने उनको दूर कर दिया दूसरों की वजह से, तो आपका परिवार तो टूटना तय ही हो गया था। उसी दिन तय हो गया था जिस दिन आपने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलके सरकार बना ली थी। तो मैं मतलब आपका कहने का मतलब है कि शिवसेना हिंदुत्व के मुद्दे पे बनी थी, लेकिन लोगों ने वोट दिया और शिवसेना की सरकार। एक बात बताइए, अगर आप बाला साहब ठाकरे को हम याद करते हैं तो वो कहते थे गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और हिंदू की कोई बात आती थी तो उनको संकोच शिकन नहीं होती थी कहने में। वो संकोची नहीं थे, उनको हिंदुत्व की साइड लेनी होती थी तो खड़े होकर स्टैंड लिया करते थे। आज उद्धव ठाकरे, पालघर वाला कांड, पालघर पे शबनम खान आंसू बहा के 2 घंटा मौन व्रत रख सकती हैं। मैंने 2 घंटा मौन व्रत रखा उनके लिए, पालघर में जो साधुओं की निर्मम हत्या हुई। आप हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर चलने वाले, आप उनको न्याय भी नहीं दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं तो आपको उनका भी श्राप लगा ही होगा। तो ये सारे श्राप मिलके जो जनता ने भी दिए होंगे मन से, क्योंकि
कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन करना तो ये तो बाला साहब ठाकरे वहाँ से देख रहे होंगे, उनको भी मंजूर नहीं होगा, वो भी नाराज हो रहे होंगे ऊपर से। हालांकि उद्धव ठाकरे 2.5 साल के सीएम बनने के लालच में यहीं गच्चा खा गए बस, और यहीं छोटे लालच के चक्कर में बड़ा सब कुछ गंवा बैठे हैं। शिवसेना को तोड़ने वाला कौन है? कुछ लोगों का कहना है कि जो शरद पवार हैं वो तोड़ने वाले हैं, क्योंकि वो कांग्रेस की और बीजेपी की राजनीति देखना चाहते थे। नहीं, शिवसेना को तोड़ने वाले उद्धव ठाकरे ही हैं। किसी को अपने कर्मों का फल, अपने कर्मों का जो हमने किया है गलत काम, दूसरों के मत्थे नहीं मरना चाहिए। आपने जो किया आप खुद ही भुगत रहे हैं। आज आप को शिवसेना का अध्यक्ष भी शायद हट जाएं मेरे ख्याल से। जिस तरह से मैं उस तरफ बढ़ते देख रही हूँ लोगों को, जिस तरह से मैं 52 विधायक देख रही हूँ उस तरफ, जिस तरह से मैं जनता का रोष भी देख रही हूँ कि न सिर्फ उद्धव ठाकरे के लोग, एकनाथ शिंदे के लोग भी बाहर आ रहे हैं सड़कों पर, तो आपने कुछ तो गड़बड़ की है। आपने कुछ तो ऐसा किया है जो कहीं ना कहीं शिव सैनिकों को, देखिए पहले कहते थे शिव सैनिक बाला साहब ठाकरे के लिए जान दे देंगे, वही सब शिव सैनिक आज भी हैं, बदले तो नहीं है, लेकिन आप बदल गए। जब आप खुद बदल गए तो उनका दिमाग क्या काम कर रहा है कि आपकी ना तो कोई नीति रही है, ना कोई आपकी रणनीति है। आप कांग्रेस और एनसीपी के पिछलग्गू बनकर सीएम की कुर्सी पर बैठ गए, और जब आप किसी के पिछलग्गू बन गए तो फिर बाला साहब ठाकरे वाला वो रौब, वो जोश और वो हिंदुत्व वाला एजेंडा लेकर चल नहीं पा रहे हैं आप। तो आप उनके शिव सैनिक के जो उत्तराधिकारी थे बाला साहब ठाकरे, वो कहलाने लायक नहीं रहे। हमें इसका फर्क पड़ना चाहिए कि आपको छोड़कर लोग गए क्यों। उद्धव ठाकरे को इस बात का फर्क पड़ना चाहिए कि लोग आपको छोड़कर गए क्यों, और इतनी एकजुटता के साथ अगर आपको 50 से ज़्यादा लोग छोड़कर जा रहे हैं तो आपको ये सब परपंच में ना फंस के बैठकर मंथन करना चाहिए, और अपने बाला साहब ठाकरे से लॉ लगानी चाहिए कि पापा मेरे से गलती क्या हुई, पापा मैंने आपके नाम का, आपके हिंदुत्व का, आपका एजेंडा छोड़ा तो आज मैं कहीं का भी नहीं रहूं। शायद इस मंथन की ज़रूरत है। संजय राउत का कहना है कि ईडी के छापे से बीजेपी ने हमारे विधायकों को ईडी का डर दिखाया और उसकी वजह से वो हमें छोड़कर भाग क्या वो भाई जो विधायक सारे गए हुए हैं एकनाथ शिंदे भाई के साथ, क्या आपको कोई भी डरा हुआ सहमा लग रहा है? ऐसा तो कोई नहीं, इतने जितने हमने वीडियोस देखे, हम तो आपके माध्यम से जो अपनी आंखों से वीडियोस देख रहे हैं, मुझे तो एक भी भाई डरा हुआ नहीं लग रहा है। सारे विधायक शांत, कूल, काम, प्यार से हंसते मुस्कुराते, चाय पीते खाते आराम से बैठे। किसने मना किया उनको कि बंदूक लेकर कौन खड़ा है वहाँ पर? कोई नहीं, ना कोई बीजेपी का व्यक्ति वहाँ पर दिखाई दे रहा है। और पुलिस, अरे कहीं कोई विधायक जाता है, एक आम विधायक के लिए भी सिक्योरिटी रहती है, तो इतने सारे विधायक जहाँ ठहरे वहाँ सिक्योरिटी करना तो ज़रूरी है ना, ताकि उनको कोई कुछ कर ना जाए। उनकी सिक्योरिटी बेहद ज़रूरी है। तो मैं बोल रही हूँ कि सारा कुछ दूसरों के मत्थे मरने से अच्छा है संजय राउत जी की बदजुबानी भी याद रखें कि समय समय पर किस किस तरीके की बातें कही हैं। ये उद्धव ठाकरे भाई का घमंड भी उन्हें ले डूबा है। एक नोट का भी यही कहना है कि घमंड टूट गया इनका। देखिए, घमंडी होना, नेत जब आप शीर्ष स्थान पर हो और आप घमंडी हो जाएं, आप प्रजा को प्रजा ना समझें, आप साथियों को साथी समझना छोड़ दें, तो फिर आपका ये दुर्दशा होना लाजमी है। अब आप दूसरों पे कि बीजेपी ने कर दिया या ये तो हेमंत बिस्व शर्मा ने वहाँ पर बिठा लिया, ये सब कहना गलत है। मुझे लगता है उनको सोचना चाहिए कि हमने जो भी किया, हमारी जो रणनीति हुआ करती थी, जो हमारी नीति हुआ करती थी, जो हमारे एम्स थे, ऑब्जेक्ट्स थे पार्टी के, वो हमने गंवा दिए। इसीलिए आप जनता को भी देख रहे हैं, मुंबई की जनता भी शांत है। वरना इतनी देर में तो शिव सैनिक, आपको पता है क्या क्या हाल कर देते थे। वो भी समझ रहे हैं कि आपने हिंदुत्व का एजेंडा छोड़ा। आपने किस ज्ञानवापी मामले में एक शब्द नहीं निकल कर आया आपका? क्यों नहीं निकला आपके मुंह से? अगर आप उसी हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर चल रहे होते बाबा साहब वाले, तो आप सबसे आगे खड़े होते लाइन में और भारतीय जनता पार्टी के कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे होते कि हमारे मंदिर को दिया जाए। अगर बाला साहब ठाकरे होते तो कुछ और ही बात होती। तो मैं बोल रही हूँ कि आपने अपना एजेंडा छोड़ा, और अब भी वो जो 2 बैसाखी हैं जिन्हें लगाकर आप मुख्यमंत्री बन गए थे, एक तरफ एनसीपी और एक तरफ कांग्रेस, वो आपको भी लंगड़ा लूला अपाहिज बना देंगी। याद रखिए, वो खुद तो अपाहिज हुए ही घूम रहे हैं, उनका अपना कोई वजूद नहीं रहा है। अब वो खुद ही खत्म होती जा रही हैं पार्टियां। आपको भी वो अपाहिज बना दिया है उन्होंने, देख लीजिए आप। और अब भी अगर आप नहीं संभले तो फिर भगवान आपको शायद भविष्य में कुछ दे तो दे, वरना अभी तो आपके पास कुछ नहीं बचा।
मैम शिंदे जी का कहना है कि पार्टी के लिए मैंने भी बहुत काम किया है। उन लोगों द्वारा ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी का वारिस एकनाथ शिंदे को बना दिया जाए। नहीं, इसमें वारिस की बात नहीं है। एकनाथ शिंदे नहीं, एकनाथ शिंदे जी को मैंने जितना अभी तक देखा, जब से वो बागी हुए, तब से मैं देख रही हूँ कि उनकी ना तो शिवसेना से नाराजगी है, ना कुछ और बात से नाराजगी है, ना उनका बीजेपी से कोई लेना देना है। उनका सिर्फ एकमात्र एक चीज़ कहना है कि आपने जो महाअघाड़ी ये गठबंधन बनाया, आपका ये अलायंस ही गलत है, आपने शुरुआत ही गलत की और बना भी लिया था। तो एनसीपी और जो कांग्रेस पार्टी है, उनके नेताओं से आप रोज मिल लेते थे, उनके नेताओं को आप सशक्त कर रहे थे और अपनी पार्टी के नेताओं को कमज़ोर कर रहे थे। यहाँ मैं वारिस बनूंगा का मतलब नहीं है। मैं अपनी पार्टी के जो विधायक हैं उन्हें कमज़ोर करूं और दूसरी पार्टी के विधायकों को रोज़ थाल में बड़े बड़े 100 तरीके के खाने परोस के दूं, तो फिर आपकी पार्टी के लोग नाराज़ होंगे ना। वो भी तो उस क्षेत्र से चुनकर आए, उस क्षेत्र की जनता भी तो आपसे बहुत कुछ चाहती है, उसको भी तो मूलभूत सुविधाएं चाहिए। आप फंड नहीं दे रहे हैं। अभी अयोध्या गए आदित्य ठाकरे, तो आपने बाकी सारों का बोरिया बिस्तर पैक था जाने के लिए, साथ आपने नहीं जाने दिया। क्यों नहीं जाने दिया? आप सिर्फ एक को ही ब्रांड बनाना चाहते हैं, आदित्य ठाकरे को। नाम आदित्य ठाकरे का आया तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं शिवसेना में भी परिवारवाद हावी था, जैसे कि हम यूपी में देखते थे समाजवादी पार्टी में। तो क्या शिवसेना को देख के जो परिवारवादी लोग हैं उन्हें कुछ सीखने की आवश्यकता है? देखिए, अगर मेरा बेटा मेहनत करता है पार्टी में और उस काबिल है, तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, आपका बेटा उतनी मेहनत करता है और काबिल है, पार्टी को संभालने में सशक्त है और मेहनत भी कर रहा है साथ में, बचपन से आपकी उंगली पकड़ के, तब तो आप उसे लीडर बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ऐसे बेटे को, जैसे वहाँ राहुल गांधी भाई का चल रहा है, अगर आप ऐसे बेटे को ज़बरदस्ती सशक्त करना चाहें, जिसकी क्षमता ना हो, जिससे ज़्यादा क्षमता वाले कार्यकर्ता हों हमारे पास, तो मुझे लगता है कि आपको अपनी पार्टी को तवज्जो देनी चाहिए, फिर कहीं परिवारवाद नहीं आना चाहिए। मेरा बेटा काम करता था क्योंकि मेरे घर में पैदा हो गया, तो वो बाला साहब ठाकरे ही बन जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। एकनाथ शिंदे भी बाला साहब ठाकरे हो सकते हैं। तो ये ध्यान रखना चाहिए किसी भी नेता के लिए। ये सिर्फ, बल्कि मैं बोल रही हूँ हर पार्टी को आज शिवसेना से नज़ीर लेनी चाहिए, सीखना चाहिए कि सिर्फ मैं अपने बेटे को थोपने की वजह से पूरी पार्टी बर्बाद कर दूं। इससे अच्छा अगर एकनाथ शिंदे जैसा कोई ताकतवर लीडर है जो हमारी पार्टी को संभाल सकता है, उसको हम उत्तराधिकारी बनाएं, उसको हम साथ लेकर चलें, उसको हम हर जगह वो जिस सम्मान के काबिल है उस सम्मान को दें।